नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रायगर सा आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड का प्रश्न पत्र प्रथम में ब्रिटेन की दलीय प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। दलीय प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक दलों का महत्व क्या है या उसका अभिप्राय क्या है, या यूँ कहें कि प्रणाली का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके साथ साथ में दलीय प्रणाली की विशेषताएं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेराल्ड लास्की की के परिभाषा की या उसके शब्दों की। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का रहस्य वहाँ की सुविकसित दलीय प्रणाली में निहित है, शामिल है। और उसके महत्व की जब हम बात करते हैं या उसकी बात आती है तो उसमें ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पहिए के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय हमें उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि झंकृत होती दिख रही है, यानी आती हुई दिखती है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में कल्पनीय है, उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि दलों का शासन चतुर्थ अंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी चौथा स्तंभ है। मुनरो के शब्दों में लोकतांत्रिक सरकार दलीय शासन का दूसरा नाम है। ब्राइस के अनुसार ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं दिखाया है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र कैसे चल सकता है। आज की संवैधानिक व्यवस्था का सार सरकार और संसद दोनों पर दलीय प्रबंध या रहता है। इसके साथ ही संसद और कार्यपालिका सरकार या व्यवस्था केवल संवैधानिक आवरण ही हैं। वास्तव में अगर हम बात करें शक्ति का उपयोग इसके दल में, तो हूवर के ये बताया गया कि लोकतंत्र के चालान में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। और इसके साथ साथ ही उसके का अभिप्राय की बात करते हैं तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों की संस्थाएं हैं जिसमें विशेष उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी सहमति होती है और संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा मिलकर के राष्ट्रपति हितों को उन्नत करते हैं, राष्ट्रीय हितों को उन्नत करते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दलों के जो लक्षण है वो इस प्रकार हम कह सकते हैं। दलों के सदस्यों में स्पष्ट सिद्धांत और नीतियों के संबंध में सामान्य सहमति होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही सदस्य मिलकर इकाई के रूप में कार्य करते हों और दल के पास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के कोई ठोस कार्यक्रम होने चाहिए। इसके अलावा दल के सदस्य शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्याशी हों और इसके अलावा सार्वजनिक हितों की भावनाओं को प्रभावित हो। दल के पास अपने अनुशासनात्मक संबंधी नियम भी हो। पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश के दल प्रणाली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके संबंध में बात करेंगे तो जिस प्रकार ब्रिटिश संसद को विश्व की समस्त संसदों की जननी कहते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश दल प्रणाली समस्त राजनीतिक दलों की जननी है। जेनिक्स के शब्दों में ये बताया गया है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रभावित होता है और राजनीतिक दलों से में ही समाप्त हो जाता है। और इसी के संबंध में लावेल कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का एक नगर के समान निर्माण हुआ है जो स्वयं संगठित है और पार्टी उस पर निर्माण या यूँ कहें कि अविभाज्य अंग हैं। इसी पार्टी के नियमित राजनीतिक संस्थाओं के बाहर के बजाय अंदर कार्य करती है। वास्तव में जहाँ तक संसद का संबंध है, सरकार और पार्टियों की मशीनरी केवल एक दूसरे से सहमत ही नहीं होती हैं, बल्कि वो एक ही वस्तु होती है। अब हम उसकी विशेषता की बात करते हैं। ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? उनमें जो पहली विशेषता है वो यह है, द्विदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन के मुख्य रूप से दो दल हैं। एक सरकार बनाता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है। अन्य दलों का महत्व कम रहता है। ब्रिटिश राजनीति में सदैव दो दलीय की आवाज़ रहती है। पिछले कुछ दशकों में ब्रिटिश बहुदलीय की ओर झुकाव होता जा रहा है। 1992 के कॉमन सभा के चुनाव में 23 सीटों पर और 1997 में 29 सीटों पर अन्य दल विजय हुए।
मई 2010 में संपन्न कॉमन सभा के चुनाव में 40 से 42 दलों या गुटों का हिस्सा लिया, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 306 सीटें जीतने वाला अनुदार दल ने 54 सीटें जीतने वाले उदार लोकतांत्रिक दल के सहयोग से डेविड कैमरून के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन किया और अन्य गुटों को भी चुनाव के लिए 29 सीटें जीतने का हासिल हुआ। अब हम दूसरी बात करेंगे, कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर रहता है। कोई सदस्य दल के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ आसानी से दल बदल भी नहीं सकता है। संसद सदस्य दल की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तीसरा विशेषता है कठोर संगठन। ब्रिटेन में संगठन कठोर, नियंत्रित और केंद्रित है। ऊपर से नीचे तक लिंक बना रहता है और इसके साथ ही दल की निम्न इकाइयों पर नियंत्रण बना रहता है। सैद्धांतिक मतभेद की जब बात आती है, दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद पाया जाता है। अनुदार एवं दल दक्षिणपंथी या एक कहें कि रूढ़िवादी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, जब दलीय श्रमिक दल वामपंथी और परिवर्तन में विश्वास करते हैं। अब हम ब्रिटिश दलों की बात करते हैं। वर्तमान समय में ब्रिटेन में 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जिसमें पहला है अनुदार दल, दूसरा है उदार दल और तीसरा है श्रमिक दल। अब हम बात करेंगे अनुदार दल की। प्रारंभ में ये दल टोरी दल कहलाता था, आजकल अनुदार या रूढ़िवादी दल कहते हैं। ये दल परंपराओं और प्रथाओं, विचारधाराओं की रक्षा के पक्ष में है। यह धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है। इस दल को श्रमिकों, जमींदारों, पादरियों, व्यापारियों, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि का समर्थन प्राप्त होता है। इसकी जब नीति और सिद्धांत की बात करते हैं तो ये दल प्राचीन सामाजिक ढांचे को संबोधन बनाए रखना चाहता है। यह है पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्य का पोषक है। वह दल औद्योगिक निगमों, बैंकों, शराब की व्यवसाय हितों का संरक्षण चाहता है। वह क्राउन, लॉर्ड सभा, चर्च, गैर सरकारी संपत्ति को बनाए रखना चाहता है। अनुदार दल संपत्ति पर निजी स्वामित्व चाहता है और इस प्रकार से इसी नीति में विश्वास रखता है कि सरकार को आर्थिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह मुक्त व्यापार का समर्थन करता है और इसके साथ साथ ये दल उपनिवेशों को भी स्वतंत्र करने के लिए विरोधी था। और इसके संबंध में ये दल सामने मुख्य जो समस्या है वो समाजवाद का मुकाबला करने की है। और इसके साथ इसका जो प्रश्न है वामपंथी और दक्षिणपंथी लोगों में मतभेद, यद्यपि इस दल के समाजवाद और नियोजन की निंदा की है, किंतु ये भी बात को स्वीकार किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों में राजनीतिक निवेश आवश्यक होना चाहिए। इसके साथ ही अनुदार दल उग्र राजनीतिक दल या सामाजिकवाद का समर्थन रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में गोरे शासन की उसकी सदा हिमायत की है। 1979 में चुनाव अभियान के दौरान अनुदार दल ने प्रवासियों के प्रति कड़े रुख का परिचय भी दिया है। संगठन की जब हम बात करते हैं तो अनुदार दल के संगठन के प्रमुख अंग हैं नेशनल यूनियन, दलीय संगठन, सभापति, संसदीय दल और नेता, प्रांतीय परिषदें, निर्वाचन क्षेत्रों के संगठन और अनेक परामर्शदात्री समितियां हैं। नेशनल यूनियन अनेक निर्वाचन क्षेत्रों, संघों या यूँ कहें बाहरी प्रांतीय क्षेत्रों में परिषदों का संघ है। नेशनल यूनियन की एक कार्यकारिणी सीमित होती है जो एक प्रशासनिक निकाय है। उसके बाद अनुदार दल में दल का नेता अत्यधिक शक्तिशाली होता है। केंद्रीय कार्यालय का अध्यक्ष दल का चेयरमैन होता है। दल के नेता का चुनाव संसद के दोनों सदनों के दलीय सदस्य, कार्यप्रणाली समिति के सदस्य या संसद के लिए अनुदारवादी उम्मीदवार और राष्ट्रीय यूनियन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेता पार्टी के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं और पार्टी की नीति निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही संसदीय दल का प्रमुख उद्देश्य मुख्य सचेतक है, जिसकी नियुक्ति नेता द्वारा की जाती है। प्रतिवर्ष दल का सम्मेलन होता है जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संघ के 3 प्रतिनिधि भेजते हैं। अब हम बात करते हैं उदार दल की, लिबरल पार्टी की। उदार दल बहुत ही पुराना है। इसका
अनुदार दल के साथ अभ्युदय हुआ है। पहले इसको व्हीग पार्टी कहा जाता है, परंतु 1857 में लिबरल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उदार दल का जो प्रभाव अब घट रहा है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये दल समाप्त ही हो जाएगा। अप्रैल 1992 में कॉमन सभा के चुनाव में उदारवादी दलों को 20 सीटें प्राप्त हुई, जबकि पूर्व में उससे 22 सीटें प्राप्त थी। उदारवादी दल को 18% मत मिले। उदार दल प्रारंभ से ही अनुदार दल का प्रतियोगी रहा है, ऑपोजिशन में रहा है, और इससे प्रारंभ में ही जनता की सत्ता पर बल दिया है और मताधिकार के विस्तार के लिए कार्य करा है। यह क्राउन के विशेष अधिकारों तथा प्राचीन परंपराओं के पक्ष में नहीं रहा है। राज्यवाद का विरोधी होने के कारण उदारवादी दल के आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार और उद्योग का समर्थन किया है, किंतु बाद में दल की लोकप्रियता तत्वों के सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है। उदारवादी दल जहां एक और पूंजीवादी का विरोधी है, वहां दूसरी ओर राजकीय समाजवाद की ओर अति को भी पसंद नहीं करता है, और इस दल के समर्थन में अधिकाधिक साधारण आय वाले व्यक्ति और कुछ धनी और निर्धन व्यक्ति भी होते हैं। अब हम बात करेंगे श्रमिक दल की। श्रमिक दल का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन का परिणाम था। सन 1899 में ट्रेड यूनियन समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन और अन्य समाजवादी संगठनों के सम्मेलन में एक क्रांति प्रतिनिधि समिति नियुक्त की गई, जिसने 1906 में श्रमिक दल का नाम दिया, धारणा की गई, नाम रखा गया, और सन 1918 में दल के लिए एक संविधान बनाया गया, और अभी तक वो जो चल रहा है, प्रचलित है। सन 1923 में के निर्वाचन में श्रमिक दल को 191 स्थान प्राप्त हुए थे, तथा सन 1945 में संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। सन 1950 में दल के सचिव मॉर्गन फिलिप्स ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि ब्रिटेन साम्यवादी ढांचे का नहीं, अपितु मेथोडिज्म की पद्धति पर आधारित है। इसकी नीति और सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो श्रमिक दल ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था को क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह औद्योगिक राष्ट्रीयकरण तथा यातायातों के साधनों में राष्ट्रीयकरण चाहता है। यह दल अपने सभी कार्यों को संवैधानिक ढंग पूरा करना चाहता है। यह लॉर्ड सभा को समाप्त करने की बात करता है। साथ में ही ब्रिटेन की पूंजीवादी राज्यों को समाजवादी बनाना चाहता है, और इसके साथ ही यह विश्व शांति का समर्थन है। इसके पोषण का यह है, इसकी जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से हैं। ये दल लोकतांत्रिक उपायों में विश्वास रखता है। इसके साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करना चाहता है। शोषण का विरोधी है, लॉर्ड सभा का विरोधी है, साम्राज्यवाद का घोर विरोध करता है। इसके साथ ही राज्यों के पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखता है। इसके अलावा यह दल राज्य का विशेष विरोधी नहीं है, क्योंकि राजतंत्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप धारण किया है। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है। श्रमिक दल की विदेश नीति काफ़ी उदार रही है। उसने उग्र राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों का विरोध किया है। दल में शांतिवादियों की संख्या सदैव ही बहुत ज़्यादा रही है। दूसरे महायुद्ध के बाद से पूर्व या बाद यूँ कहें कि श्रमिक दल के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य या मुद्दे हैं, जिसमें यह है राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाया जाए, निशस्त्रीकरण किया जाए, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। 1987 के चुनावों में घोषणा पत्र में दल ने आणविक निशस्त्रीकरण की घोषणा की थी। अब हम इसके संगठन की बात करें। श्रमिक दल का संगठन संघीय आधार पर किया गया है। इसमें श्रमिक संघ, समाजवादी व्यवस्थाओं सभाएं या इसके फेबियन सोसाइटी, समाजवादी वकीलों की सोसाइटी और श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा आदि प्रमुख रूप से रही हैं। इस दल के संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक दल होते हैं, और इसमें प्रत्येक निरंतर इकाइयों और अपने प्रतिनिधि भेजती है, और यहाँ पर प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के आधार पर होती है। श्रमिक दल की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सीमित होती है। इसी के आधार से केंद्रीय कार्यालय का संचालन होता है।
इस समिति में 27 सदस्य होते हैं। संसद के उम्मीदवारों का नामांकन होता है और संसद के सभी श्रमिक दल सदस्यों ने अपने संसदीय श्रमिक दल का निर्माण किया है तथा वे अपना नेता चुनते हैं और वो नेता अपने निर्वाचन के दल सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य दलों की, अन्य राजनीतिक दलों की बात होती है। तो वर्तमान में उपरोक्त 3 राजनीतिक दलों का संसद में प्रतिनिधित्व है, परंतु समय समय पर अन्य दल भी अस्तित्व में आते रहे हैं। इसके संबंध में हम बात करें तो सन 1920 से लेकर के 48 के मध्य में साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या 10 से 50 हजार तक रही है। सन 1945 के चुनाव में उनको 2 प्रतिनिधि कॉमन सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉमनवेल्थ पार्टी के अस्तित्व में आई और कॉमन सभा के 1992 के चुनाव में 23 सीटों पर अन्य विजयी रहे हैं और सन 1997 में चुनाव में अन्य छोटे दलों को 29 सीटें प्राप्त हुई हैं। मई 2010 के संपन्न कॉमन सभा के चुनाव में अनुदार, उदार और श्रमिक दलों के अतिरिक्त लगभग 40 से 42 अन्य दलों या यूँ कहें कि गुटों के चुनाव में भाग लिया, जहां अनुदार दल को 306, श्रमिक दल को 258 और उदार दल लोकतांत्रिक दल को 57 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं अन्य दलों को भी 29 सीटें प्राप्त हुई हैं। इन 29 सीटों में से डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट को 8 और स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 6, सिन फेनियन को 5, प्लेड सिमरून को 3 और सोशल डेमोक्रेटिक एवं लेबर पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें ब्रिटिश और अमेरिका की दल प्रणाली की तुलना करें तो निम्न प्रकार का अंतर हमें प्राप्त होता है, जिसमें ये कहें कि ब्रिटेन की दल प्रणाली और अमेरिका की दल प्रणाली में क्या अंतर है। तो ब्रिटेन में दलीय प्रणाली प्रथा है, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली प्रथा है, जबकि अमेरिका में 2 दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। 2 दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। ब्रिटेन में दलों को अनुशासन कठोर होता है, वहाँ अमेरिकी दलों में ब्रिटेन की भांति कठोर संगठन और अनुशासन का अभाव माना जाता है। इसके साथ ही ब्रिटेन के दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद है। तो अब अमेरिका की बात करें, अमेरिका दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर के वर्गीय मतभेद पाया जाता है। अमेरिका में दल के हितों में गुट हैं, वे सैद्धांतिक समूह के नहीं हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के दोनों दलों का कार्यक्रम एवं नीतियाँ निश्चित हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होता है। इसके अलावा ब्रिटिश दल व्यवस्था के संगठन का आधार केंद्रीयकरण का सिद्धांत है और अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिकी दलों का संगठन ढाला है और केंद्रीय संगठन स्थानीय निकायों में लिंक कम रहता है। ये मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।